स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, ठीक है। 1 या 2 दिन बाद पहले लाइव क्लास वाले सारे बच्चों की काउंसलिंग करनी है। आप लोगों के सारे बच्चों की काउंसलिंग हो चुकी है केमिस्ट्री में कि नहीं? मतलब क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है आपकी? कुछ किससे किससे बात हो गई इसके ऊपर? तुम लोगों से नहीं हुई है? फिजिक्स में हो गई? नहीं हुई तो ठीक है, किस दिन बैठा जाए? एक दिन बैठ करके डिस्कस कर लिया जाए कि क्या केमिस्ट्री में चल क्या रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि सिर्फ पढ़ ही रहे? वो तो आ ही रहा है, वो तो रोज आता है। क्वेश्चंस में तुम लोग कितने क्वेश्चन दिखा चुके हो, कितने असाइनमेंट तुमने किए, तुम्हारे टेस्ट, पुराने टेस्ट की परफॉर्मेंस, एक एक दिन एक एक बच्चे के साथ बैठ करके डिस्कस करना जरूरी है ना। अभी सीख जाओगे, अपनी अपनी गलती रियलाइज कर लोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे। और अभी से एक अलग मिथ में हो, नहीं मुझे तो सब आता है, वो तो पेपर मैंने पढ़ के नहीं दिया। एक बच्चों में एक होता है कि मुझे सब आ रहा है पर मैंने पेपर पढ़ के नहीं दिया इसलिए ये नहीं हो पाया। ये है ना, ये होता है। ये वाला पेपर अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि ये वाला पेपर मेरा सिर्फ इसलिए खराब हुआ क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं किया। तो उस भ्रम को तोड़ना समय पे जरूरी है। तो उसके लिए एक मीटिंग स्लॉट रखेंगे। सब लोग अपने अपने बारे में बताएंगे, आपके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ आप अपने बारे में बताना कि सर हमने खाना खाया। चलिए फाइन, जोक्स अपार्ट, टॉपिक पे आते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत शानदार। देखो कोई भी केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री इसी के आसपास घूमती है, कोलिजन थ्योरी। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट होता है, किसी किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं। ऐसी सिचुएशन में रिएक्टेंट का कोलिजन ही डिसाइड करेगा कि रिएक्शन होगी कि नहीं ना। जब एक ए और बी टकराएंगे तभी तो सी बनेगा, और अगर ए टकरा रहे बार बार नहीं बनेगा, हो सकता कुछ और बने, मतलब सी नहीं बनेगा। तो अब यही सारी चीजें पढ़ने जा रहे हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर, कोलिजन थ्योरी, ठीक है। चलो बेटा थोड़ा सा पढ़ लो फिर मैं आपको सिखाऊंगा। कोलिजन थ्योरी क्या है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रीजन है किसी भी रिएक्शन का, ताकि हमारा जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो हमें मिल सके। तो लिखा हुआ है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर अ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। जो भी अभिकारक हैं वो आपस में अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया कब करेंगे? जब वो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। एक दूसरे के संपर्क में आने के लिए क्या करना होगा? एक दूसरे से कोलाइड करना होगा, जो है रिएक्ट करना होगा, भिड़ना होगा, राइट। देखो दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक्चुअली दो एटम्स है, एक को सोडियम मान लो, एक को क्लोरीन। जब तक सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, क्या सोडियम और क्लोरीन के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा? तो ये बात ही उस चीज की है। अब बात लिखी हुई कि मॉलिक्यूल शुड कोलाइड। अब दूसरी बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि कोलाइड विद सफिशिएंट एनर्जी। ये कौन सी बात है? मेरी बात समझिए। आप लोग ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हो, ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हो तो आपके पीछे वाली गाड़ी अक्सर आपकी गाड़ी से टच कर जाती है, तो आप लोग लड़ाई कर लेते हो क्या? अब्यूज करते हो क्या? लेकिन जब टक्कर जोरदार होती है तब लड़ाई, अब्यूज, ये सब चीजें शुरू होती है, राइट। तो कोलिजन के लिए सफिशिएंट टक्कर जरूरी है। सफिशिएंट टक्कर के लिए सफिशिएंट एनर्जी से गाड़ी का आना जरूरी है। तो द कोलिजन हैविंग सफिशिएंट एनर्जी विल बी रिस्पांसिबल फॉर द केमिकल रिएक्शन, राइट। चलिए, तो ये यहाँ पर इसके पहले तक ही देखो, रिएक्शन होने के पहले तक की बात आप एक गाने से सीख सकते हैं। एक गाना था, पास आए फिर भी दूरियां कम ना हो। हाँ, एक अधूरी कहानी थी, पता नहीं कौन सा था। उसमें हीरो बहुत अमीर होता है और हीरोइन बहुत गरीब। अरे मैं आपको एक पिक्चर बताता हूँ, मतलब तुम लोग इससे जरा बड़ा ब्लंडर नहीं देखोगे। एक पिक्चर है, ये पिक्चर के बारे में बताते हैं। इसमें इमरान हाशमी है और विद्या बालन है। हीरो बेइंतहा अमीर होता है, मतलब थोड़ा मोड़ा अमीर नहीं होता। वो हेलीकॉप्टर से आता है, कहीं घूमने जाता है, तो इतना अमीर रहता है। तो वो जाता है, हीरोइन को एक हिल स्टेशन की फोटो भेजता है। हीरोइन कहती है कि यार फूल तोड़ ला। वहां पे एक फूल, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया से फूल लगे होते हैं, वाइट वाइट से। तो ये जो हीरो है ये बहुत अमीर है, और वहां पे जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ लैंड माइन्स है। मतलब देखो लड़कियां कैसे कैसे टास्क दे रही हैं। अगर वो लड़की बिग बॉस होती, उसका टास्क देखो, डायनामाइट बिछा हुआ है, किसी को नहीं पता वो माइंस कहाँ पे है।
और हीरो से कह रही जाओ फूल तोड़ के लाओ। हीरो भी आशिकी में पागल, ये नहीं कि अपने ड्राइवर को भेज दे। हाँ, खुद गए फूल तोड़ने और उनको वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं। अब खड़े हैं डायनामाइट के नीचे, वीडियो कॉल करके हीरो नहीं पड़ते। अरे काटने के बाद वो जा रहा होगा, हो सकता है कि अरे चलो काम हो गया, उतने में डायनामाइट फट जाता है। तो ये चीजें आप समझिए कि कितनी अजीबोगरीब हरकतें हो सकती है जिंदगी में आपके साथ। तो इसलिए पढ़ाई करें, सेलेक्ट हो, हाँ, ऐसे ऐसे ऊटपटांग लोगों के संपर्क में ना आए। तो मॉलिक्यूल शुड कोलाइड, और ये कोलिजन में क्या होनी चाहिए? सफिशिएंट एनर्जी। ये सफिशिएंट एनर्जी की ही बात कर रहे हैं। वो जो मिनिमम एनर्जी है इसे इस रिएक्शन को करने के लिए, इसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी कहते हैं? इसी के जस्ट पहले ये थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड। अब बात आती है कि कभी कभी जैसे मान लो कि आदित्य हैं, पैसा बहुत है और आदित्य को जो है केजीएमयू चाहिए, ये छोटा मोटा कॉलेज नहीं चाहिए। केजीएमयू के नीचे तो मैं बात ही नहीं करता। मान लीजिए इनको केजीएमयू चाहिए, हाँ, इंडिया का 7वां सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज और यूपी का पहला सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज। हाँ, सपना होता है, ठीक है। तो आप मेरी बात समझिए कि इनका लगा कि इनको लगता है कि केजीएमयू चाहिए। मान लीजिए केजीएमयू के लिए 660 नंबर चाहिए। अब मेरी बात समझिए, 660 मार्क्स की जरूरत है केजी जाने के लिए। इनके नंबर आए मान लो 640। अब इनका केजी का सपना तो सपना है भाई, वो तो चाहिए। अब ये क्या करेंगे? ये कहेंगे यार लाओ कोई जुगाड़ लगाते हैं, सोर्स लगाते हैं। ये वही सोर्स है अब जहाँ पैसा काम नहीं आ रहा है। या तो किसी ने कहा कि अगर केजी में एडमिशन चाहिए 1 करोड़ रुपया चाहिए हमको, तभी हम तुम्हारा कराएंगे। हालांकि ये बात गलत है, ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं सिर्फ एक कहानी बना रहा हूँ। तो अब ये कहें कि यार हमारे चाचा विधायक हैं, तो इन्होंने क्या इस्तेमाल किया? सिस्टम या सोर्स। जब इन्होंने सोर्स का इस्तेमाल किया तो हुआ क्या? पैसा तो तभी भी लगा, लेकिन वो 1 करोड़ की जगह 10 लाख में काम हो गया। क्यों? आदित्य है? ये सब नहीं करना है, क्योंकि हाँ, ये सब में फंसने के बाद आपको बेल नहीं मिलेगी। ये जान लीजिए, सरकार ने इतना इंतजाम कर रखा है कि अगर आप इन तरीके की किसी भी एक्टिविटी में जाते हैं तो 14 साल इत्मीनान से जेल में रहिएगा, आपको किसी भी तरीके की बेल नहीं मिलेगी, नॉन बेलेबल, ठीक है। हाँ, क्राइम में आता है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहें और अपनी पढ़ाई पर विश्वास करें, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय मैक्स स्टॉक एंड विलियम लुइस। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में नहीं आता। जो चीजें एग्जाम में सिर्फ वो लिखो, उतना तो पढ़ नहीं पाते हो, इनके बारे में पढ़ेंगे, देख लो खाली, ठीक है। चलो, सबसे पहली बात आती है कि कोलिजन थ्योरी इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। याद है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? कभी सुना है? कभी पढ़ा चैप्टर पीवी बराबर एनआरटी वाला चैप्टर? हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है assumptions ऑफ कोलिजन थ्योरी, मॉलिक्यूल आर हार्ड स्फीयर। ऐसा माना गया कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड स्फेरिकल होते हैं, राइट। रिएक्शन आकर व्हेन द मॉलिक्यूल कोलाइड। तो रिएक्शन कब होगी? जब मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे। जल्दी जल्दी पढ़िए, टॉपिक बड़ा है। हाँ, लाइव में सारे बच्चों को आ रहा है? नायिका समझ में आ रहा है बेटवा? चलिए आगे बढ़े। ये भी एग्जाम में नहीं आएगा, पर लिखिए हर चीज। हाँ, ब्लैंक कॉपी नहीं लिख के आनी है, ये आएगा। और इसमें से बस जस्ट ऐसी चीज है कि जो बिना पढ़े भी आपको पता है, राइट। तो आगे बढ़े। मॉलिक्यूल्स आर हार्ड स्फीयर, रिएक्शन कर व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड। डन हो गया बेटवा? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी में सबसे पहली बात आती है, कभी भी कोलिजन होगा तो टेंपरेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। आपका हाथ, आपका गाल बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। इंक्रीज इन कोलिजन पर यूनिट टाइम, दिस इंक्रीजेस द रेट ओनली बाय 3%। मतलब जैसे जैसे कोलिजन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी?
बढ़ेगी। नोट करिए जल्दी से, जैसे जैसे जब भी कोलिजन होगा तो टेम्परेचर, अच्छा एक बात लिखी हुई है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोलिजन का रेट बढ़ेगा, ये सच बात है। अब यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, जो बच्चा समझदार है वो जान जाएगा। मुझसे कुछ बच्चे लड़ाई करने लगते हैं, सावन एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो हम तुम्हारी बात मानते हैं कि तुमने टेम्परेचर बढ़ाया और रिएक्शन शुरू हुई, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाती है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऑलरेडी हीट निकलती है रिएक्शन के दौरान, है ना। तो मैं कहूंगा बेटा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन या केमिकल काइनेटिक्स में एक दो चीजें होती हैं, एक होता है जो है फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है इसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल को हीट दोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी से रैंडमनेस बढ़ जाएगी और रैंडमनेस से नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने की बात हो रही है और रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। बात समझ में आ गई? हाँ, कैसे बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाता है? नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है, एक सिंपल सी बात, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखा है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स की जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम क्या होगा? बढ़ जाएगा, और ये इंक्रीज कितना होगा? बाय 3%। अब मेरी एक इंटरेस्टिंग सी बात बताओ, इसे समझो। जैसे मान लो ये लड़का है, क्या नाम है इसका? हाँ, शिवांश। अब सोचिए शिवांश के पापा शिवांश को 1 लाख रुपए दे दे, क्या दे दे? एक बात समझना, अब तुम बताओ कि शिवांश की आवारागर्दी बढ़ेगी घट जाएगी? बढ़ेगी। सच बताइए। बढ़ेगी सर। अब जब शिवांश की आवारागर्दी बढ़ेगी तो इनकी लड़ाइयां बढ़ेंगी घट जाएंगी? बढ़ेगी ना। तो पैसा मुसीबत की जड़ बन गया इनके लिए, हाँ, इसीलिए इनको पैसा नहीं मिलता। Hence increase in the rate of reaction is not simply due to the increase in collision frequency। नोट करिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो ये बात बहुत अच्छी है और इसी बात पर आप मुझसे लड़ाई करती हो और इसीलिए मैं आपको समझा सकता हूँ। आपने मुझसे कहा कि सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन कम होना चाहिए, रिएक्शन बैकवर्ड में आनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन में सिर्फ 3% है। कितना है? इसीलिए चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो और चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, इसका टेम्परेचर बढ़ाने से कोई एक्सोथर्मिक में कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या? नहीं, ठीक है। तो ये क्या करता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। टेम्परेचर हमेशा क्या करता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। आगे बढ़ जाए? यस। चलिए नोट करिए, कोलिजन थ्योरी में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन, सबसे पहली बात है कोलिजन फ्रीक्वेंसी और दूसरी बात है इफेक्टिव कोलिजन। अगर बार बार ए से जाकर के भिड़ जा रहा है तो क्या रिएक्शन होगी? क्या ए अगर बी से भिड़ेगा तभी कोई रिएक्शन होगी। तो कोलिजन तो जरूरी है, लेकिन इफेक्टिव कोलिजन, कौन सा कोलिजन? इफेक्टिव कोलिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो 3% इसका रोल है, बाकी रोल किसका है? इफेक्टिव कोलिजन का। नोट करिए, आगे बढ़ जाए। ठीक है, कौन सा कोलिजन? इफेक्टिव कोलिजन। ठीक, चलिए। अरे क्या चीज आ रही, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसको डिनोट करते हैं Z से। इसको डिनोट करते हैं Z से। व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी? तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं कि अगर बाई मॉलिक्यूलर गैसियस रिएक्शन है तो Z इज ऑफ द ऑर्डर, Z का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 25 से लेकर के 10 की पावर 28 तक। अगर ये बाई मॉलिक्यूलर का मतलब दो मॉलिक्यूल राइट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के रिएक्शन करें तो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। तो कितने मॉलिक्यूल, रिएक्टिव मॉलिक्यूल कितने हैं? दो, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मेरी बात समझ आ गई? हो गया? समझ आ रहा है तुमको? आया कि नहीं? नहीं आ रहा है? पूछो क्या नहीं आ रहा बेटा, जल्दी पूछो, पहले पूछ लो फिर लिखो।
बताओ किस वेग से कोलिजन हो रहा है, दो चीजें टकरा रही, दो मॉलिक्यूल टकरा रहा है, उसी को कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। उसको दर्शाते हैं जेड से। कह रहे हैं कि कुछ जैसे कोई भी वॉल्यूम ले लो, मान लो 1 लीटर ले लिया, 1 सेकंड में 1 लीटर कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें जितने बार जो भी मॉलिक्यूल हैं वो कितना टकराए। अब देखो गैसियस रिएक्शंस की बात है, तो गैस को हमेशा किसमें लोगे, वॉल्यूम में। जैसे मान लो 1 लीटर तो का या ये तुम्हारा 10 लीटर का सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर तुमने नाइट्रोजन गैस डाली, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया मान लो, और कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया। मेरी बात समझो, तुमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड को एनर्जी मिल गई, तो इधर उधर घूमने लगा। बात समझो, यही रीजन है। और हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इधर उधर घूमने लगेगी, एक दूसरे से टकराएगी, इसी टकराने को कोलिजन कहते हैं। और जब कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से टकराएगी तो क्या बनाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट। बात समझ में आ गई। जैसे N2 और हाइड्रोजन, क्या जैसे मान लो तुमने क्या किया कि N2 लिया और 3 मोल H2, मतलब तुम मेरी बात को समझो। अगर मान लो कि 10 लीटर क्या 10 लीटर नाइट्रोजन गैस है और 30 लीटर कितना 30 लीटर हाइड्रोजन गैस है एक कंटेनर के अंदर। अब समझो, अगर नाइट्रोजन भारी है तो नीचे रहेगी, हाइड्रोजन हल्की है तो ऊपर रही होगी, लेकिन 300 लीटर हाइड्रोजन एक ही तरफ गई होगी, ऐसा हुआ होगा ना। और 300 लीटर नाइट्रोजन एक ही तरफ, क्योंकि एक तरीके की डेंसिटी एक तरफ जाएगी ना। ये वो बात हो गई कि पानी में तुमने तेल डाल दिया, पानी डाल दिया, तो ऐसा क्या होता है क्या कि कहीं तेल कहीं पानी, कहीं तेल कहीं पानी, या एक तरफ पूरा तेल एक तरफ पूरा पानी, होता है ना। तो अलग अलग डेंसिटी, अलग अलग जो है आप कहते हैं फिजिकल जो है मॉलिक्यूलर वेट वगैरह की वजह से वो चीजें अलग अलग सेपरेट है। किसी भी तरीके की रिएक्शन हो रही है क्या, तुमने क्या किया, हीट किया, वो जो नीचे वाला नाइट्रोजन है उसको हीट मिल गई, वो नीचे से ऊपर टहलने लगा, ऊपर हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन को भी हीट मिलने लगी। ये वो बात हो गई कि पानी को गर्म करो तो नीचे से गर्म वाला पानी ऊपर आता है, देखा है जो बुलबुले के फॉर्म में तुमको दिखता है, और नीचे से गर्म वाला पानी ऊपर आता है, और उस खाली जगह को कौन भरता है, ठंडा वाला पानी, फिर वो भी गर्म होकर ऊपर आता है, सबको मौका मिलता है। बात समझ रहे हैं। तो ये वही बात है, तब जाकर के ये रिएक्शन होती है, और 2 मोल अमोनिया मतलब 20 लीटर अमोनिया बनेगा। कितना लीटर 20 लीटर। अब कहेंगे सावन तुम 2 लिख के 20 कैसे बता रहे हो, मैं ये बताऊंगा कि एवोगैड्रो का एक लॉ था, V is directly proportional to N directly proportional to N, याद है। वॉल्यूम जिस रेट से मोल बढ़ेगा उसी रेट से वॉल्यूम बढ़ेगा। तो 1 मोल या 10 लीटर एक बार समझ आ गई। हाँ आगे बढ़ जाओ। चलिए, अगर कोलिजन इफेक्टिव है तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, और ऑल द कोलिजन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज एट अ गिवन टेम्परेचर आर नॉट इफेक्टिव। सही बात है। कुछ लोग डांट खा के भी काम कर लेते हैं, कुछ लोग मार खा के काम करते हैं, कुछ लोग मार और डांट दोनों खा के काम करते हैं, कुछ उसके भी बाहर वाले होते हैं जो मार डांट गाली खाते हैं तब काम करते हैं, कुछ करते ही नहीं, वो उनकी बात ही नहीं। ठीक है, ऐसे लोगों की बात नहीं करते। ठीक है, इफ ऑल द कोलिजन आर इफेक्टिव द रिएक्शन मस्ट बी वेरी फास्ट। समझे? यस, नहीं समझे? समझ गए सर। इफेक्टिव का मतलब ए हमेशा बी से टकरा रहा है तो सी बन जाएगा। अगर कोलिजन के बाद ऑल द कोलिजन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज एट अ गिवन टेम्परेचर आर नॉट इफेक्टिव, ये तो हकीकत है। डन? केवल ऊपर वाली बात लिखी, नीचे वाली तो ऐसी जनरल सी बात है, आपको आती ही है ये सब चीजें। दोनों लिख लिया तो अच्छी बात है। आगे बढ़ो। ठीक है, लिखा क्या है, जनरली जो एक्चुअल प्रोसेस की बात, तो जो ज्यादातर केमिकल रिएक्शन लंबे समय में खत्म होती है। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है कि द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कोलिजन थ्योरी इज दैट द रिएक्टिंग स्पीशीज मस्ट कोलाइड। Only small fraction of collision is effective. This effective collision ज़्यादा से ज़्यादा more or equal to the threshold energy. If the energy of reacting molecule is less, then the collision will be ineffective. यहीं से शुरू हो गई एक नई चीज, इसका नाम है threshold
एनर्जी। ठीक है, अब इस चैप्टर को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। इस टॉपिक को खत्म करना बहुत जरूरी है आज की क्लास में। फिर चाहे 7 बजे, 7 ही तो बजेगा, क्लास इतनी लेट शुरू हुई है। आज फिजिक्स बहुत कम चली थी क्या? हाँ नहीं चली थी। चलिए डन, आगे बढ़े। मुझे लगता है कि केमिस्ट्री की क्लास में 15 मिनट और पढ़ना चाहिए, राइट? तो आगे से हो सकता है कि मैं आपको 7:45 तक पढ़ाऊँ, 6:45 तक पढ़ाऊँ। अभी नहीं, कुछ दिन बाद से। फिर आप लोगों को 2 मिनट का ब्रेक दे दिया जाएगा, फिर आप दूसरी क्लास कर सकते हैं। चले आगे बढ़े। डन? आप लोग पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न ले जाया करिए, ठीक है? खाते पीते रहा करिए। हाँ, कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए। चलिए डन। लेट हो गया बेटा। ठीक है, लिखा हुआ है कि द एनर्जी ऑफ कोलिजन डिटरमाइनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। अगर उस थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी है तो रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी, और उससे ज्यादा है तो रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो लिखा है कि द कोलॉइडिंग मॉलिक्यूल, देखो कोई भी कोलिजन के लिए जो मॉलिक्यूल है उसके पास मिनिमम उतनी एनर्जी होनी चाहिए कि रिएक्शन हो जाए। ठीक है, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड पॉसेस मिनिमम, कितना? कम से कम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू गिव प्रोडक्ट, राइट? जैसे मेरी बात समझिए, आप लोग सामान लेने जाते हैं, कोई सब्जी खरीदने जाते हैं। जैसे मान लो आप धनिया खरीदते हैं, धनिया का 10 रुपए की देंगे, आपके पास 9 रुपए दे देता है। लेकिन अगर आपके पास 7 रुपए है, देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। तो वो मिनिमम एनर्जी जिस पर बात बन जाए, दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? अनायका समझ आ रहा है बेटवा? बेटा जिस साल तुम पढ़ोगी तब तक ये सफेद हो जाएगा, पीले रंग से लिखी हो। नहीं सर, अभी इसको गलती से लिख दिया है। चलें आगे बढ़े। हाँ, व्हाइट कॉपी में पीले कलर से लिखी है। ये वही बात हो गई कि ब्लू पीपीटी में ब्लू कलर से हम लिखते हैं। तो लिखा है कि कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, आपको साफ साफ दिख रहा है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये अब एक नई चीज आ गई जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल फिजिक्स शुरू हो गई। अगर आपको याद हो तो फिजिक्स में 2 तरीके का फ्रिक्शन लगता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कभी अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम लिमिट होती है जिसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, सुना है? स्टैटिक फ्रिक्शन सुना होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन सुना होगा, और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे क्या है कि कोई कार खड़ी है, कार कम खेला रहा है बट ठीक है, आप समझिए कि कोई कार खड़ी है, हाँ जैगुआर लेते हैं। एक तो कार वैसे नहीं बिक रही है, ऊपर से तो मॉरी, हाँ जैगुआर है आपकी। अब आपने यहाँ पर मान लो 10 न्यूटन फोर्स लगाया, कितना? 10। गाड़ी नहीं चली। आपने यहाँ पर 11 न्यूटन लगाया, नहीं चली। आपने यहाँ पर 12 न्यूटन लगाया, अब गाड़ी हल्का सा, जस्ट हल्का सा चली। क्या? जस्ट हल्का चली। अच्छा एक बात बताना, गाड़ी जिसने धक्का लगाएगी वो जिंदगी में समझ जाएगा। आप जब गाड़ी को जस्ट धक्का लगा रहे होते, इस समय ज्यादा ताकत लगती है, और गाड़ी हल्की सी चल रही तब धक्का की जो ताकत है वो कम भी रहेगी तो काम चल जाएगा। ऐसा है कि नहीं? तो ये जो अब क्या होता है कि इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, यही कहते हैं ना, जस्ट। और ये 10, 9, 10, 11, 8 ये सारे फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन। थोड़ा लगाया, ज्यादा लगा। जब गाड़ी जस्ट चली उसके पहले तक के फोर्स को क्या कहते हैं?
वही स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम फोर्स को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इसके बाद जो फोर्स लगाओगे वो कम होगा, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अब गाड़ी पे फ्रिक्शन काम कर रहा है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। वही सेम बात यहाँ पर भी बात आ रही है कि किसी भी रिएक्शन, देखो प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट ये है, रिएक्शन होने के लिए तो वैसे तो एनर्जी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अपने आप हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हीट करना पड़ा। ये जो बैरियर है, दिस मिनिमम एनर्जी जो कि किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए रिस्पांसिबल है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। और यहाँ पर किस एनर्जी को बाईपास करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी का। किसका? एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी मान लो किसी भी रिएक्शन की बहुत ज्यादा है, क्या है? जब आप ऐसा कोई काम जिसके लिए आपको जुगाड़ लगाने पड़े, जहां पर थ्रेशोल्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, तब आप ऐसा कोई काम करते हैं, भैया आप कह दीजिए कुछ कम कर लेंगे, दैट इज द जुगाड़। हाँ ठीक है, अब इसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए अब यह बात आती है कि एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में लिखिए, ये डायग्राम बना लीजिए जरूर से। ये पूरा पत्थर उत्थर नहीं बनाना है। हाँ पहले घर गए बता रहे सर जी पत्थर बनवाते हैं, ठीक है? घर वाले कह रहे पता नहीं क्या पढ़ा रहे। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, और इनके बीच में ये क्या है? ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को क्या कहते हैं? तो कहें डेल्टा एच। क्या कहते हैं? और यहाँ पर जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे वाली एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी है, दैट इज डेल्टा एच। डेल्टा एच मतलब डिफरेंस बिटवीन द डेल्टा इज व्हाट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू एचपी माइनस एचआर, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। आगे पढ़ाऊंगा अभी, बस ये छोटा सा बना लीजिए, ठीक है? फर्स्ट वाली क्या थी रिक्वायरमेंट फॉर अ बायोमॉलिक्यूल? थ्रेशोल्ड। अगली बात, तीसरा रिक्वायरमेंट है किसी भी रिएक्शन के लिए। मैं बायोमॉलिक्यूलर से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मिनिममली 2 ही तो मॉलिक्यूल होने चाहिए, राइट? तो ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखना मजा आ जाएगी, जरा सा देखो तो मैं समझाऊं। अब देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना है, देख रहा है? तो ए और बी के बीच में बॉन्ड बनना है, और अगर यही वाला ए घूम के आगे आ जाए तो होगा क्या? नहीं। तो कोलिजन भी इंपॉर्टेंट है, ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। उसी ओरिएंटेशन को इफेक्टिव कोलिजन का एक पार्ट है, राइट? इफेक्टिव कोलिजन का एक पार्ट है ओरिएंटेशन। यहाँ पर देखिए इन इफेक्टिव कोलिजन, देखिएगा क्या होगा। इफेक्टिव कोलिजन दिख रहा है ना, रिएक्शन हुई, बॉन्ड बना। अब इन इफेक्टिव में देखिए क्या होगा, ठीक है? ये है आपकी इफेक्टिव कोलिजन। आपके रिएक्टेंट हुआ, कोलिजन हुआ, और प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? प्रोडक्ट। देखिए हुआ क्या है, ए बी लिखा है ना, और यहाँ पर देखो ए बी लिखा है ना, यहाँ पर देखिए ये कोलिजन हुआ, ए बी और ए बी टकराया, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना? बी ए बी और ए। नहीं समझ में आया? कोई भी रिएक्शन ले लूं, चलो मुझे अब रिएक्शन करके दिखाना होगा। कौन सी रिएक्शन कहे? चलो ये देखो, ये ZnCl2, हाँ, और यहाँ पर है NaOH, ठीक है? रिएक्शन हुई तो ये जो जिंक आयन है ये इसके साथ चला जाएगा, ZnOH का होल ट्वाइस, और ये क्या बन जाएगा? साथ में क्या बनेगा? तो कहेंगे सर NaCl, क्या बन जाएगा? 2NaCl। दिख रहा है? कुछ बात समझ में आई? अब ये जिंक जा करके हाइड्रोक्सिल आयन से टकराएगा तभी तो बॉन्ड बनाएगा। जो जिंक, अब इस पूरी रिएक्शन को दिखा देता हूं कहानी की तरह, मजा आ जाएगा। देखना, जिंक क्लोराइड था ना, तो ये टूटा होगा तो Zn+2 में टूटा होगा और 2Cl- में टूटा होगा ना। और इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो टूटा होगा सोडियम आयन से और OH आयन से। ये दो ले लो तो ये 2 सोडियम आयन, 2 OH आयन। अब ये जो जिंक है
जा करके सोडियम से टकरा जाएगा तो कुछ होगा क्या? तो ये जिंक अगर किससे जा करके टकराएगा? OH से, तो रिएक्शन बनेगी तो प्रोडक्ट बनेगा क्या? ZnOH का होल ट्वाइस। पेन कहाँ है बेटा? क्लासरूम के अंदर है, मैम से बात कर लीजिए। वहाँ गई पेन। और ये इसके साथ टकराया तो क्या बन गया? तो कहेंगे सर NaCl। बात समझ आ गई? अब जल्दी आगे पढ़िए, ठीक है? दिख रहा है? ये लिखा है मिथाइल ब्रोमाइड। क्या लिखा है? CH3Br। जब ये रिएक्ट किया हाइड्रोक्सिल आयन से, तो यहाँ पर देखो, अगर ये जो ब्रोमाइड आयन है, ये रिएक्शन देखो, ये आप लोग जब पढ़ोगे आगे चल करके, मिथाइल ब्रोमाइड अगर आप देख रहे हो तो ये प्राइमरी एल्काइल है। क्या है? प्राइमरी एल्काइल। और ये जो रिएक्शन तुम देख रहे हो ये SN2 मैकेनिज्म है, सुना है ना? SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। समझो, जिंदगी में दो तरीके के लोग होते हैं। जैसे आप समझिए, एक इंसान था, उसकी शादी हो गई थी। क्या हो गई थी? शादी हो गई थी, और उसको किसी और से प्यार हो गया। बात समझिए, मेरी बात को समझिए। वो इंसान ने, नहीं, शादीशुदा इंसान था, उसने पहले डिवोर्स लिया, फिर जाकर के किसी से दूसरा बॉन्ड बनाया। एक इंसान दूसरे तरीके का था, उसने अगले को डिवोर्स नहीं दिया है, तब भी बॉन्ड बना रहा है। ये बहुत घटिया श्रेणी के लोग होते हैं। इधर इन्होंने बॉन्ड तोड़ा नहीं है, और इधर दूसरा बॉन्ड साइमल्टेनियसली ये बॉन्ड टूटा नहीं है, लेकिन इनके साथ बॉन्ड बन गया। अब आगे चल करके भैया एक बात समझो, ये बॉन्ड अगर इतना स्ट्रांग होता तो ये बॉन्ड बनता ही नहीं, राइट? हालांकि ये बहुत घटिया बात है, मैं तो इसकी तौहीन करता हूँ, हाँ, सिरे से तौहीन करता हूँ। लेकिन जैसे इनका ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा ना? इसे कहते हैं, यहाँ पर इस टाइप के रिएक्शन करते हैं, यहाँ पर इंटरमीडिएट एक्चुअल में इंटरमीडिएट है नहीं, बहुत ही अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। देख रहे हो, अगले पता चल जाए कितनी किचाइन होगी, ठीक है? तो ये SN2 मैकेनिज्म, विलियमसन सिंथेसिस या SN2 मैकेनिज्म होता है। ये बहुत गंदी जिंदगी होती है, इस जिंदगी के चक्कर में कभी मत पड़िएगा, ठीक है? हाँ, ऐसी जिंदगी जिए। जिंदगी हो तो शान वाली हो यार, कहीं तो रहो तो शान से रहो, हक से रहो भाई। नहीं देखो, हम कहेंगे राजकुमार से शादी भले ना हो, लेकिन जिससे हो वो तुमको रानी बना के रखे। ये गलत है क्या? हाँ, नौकरानी बना के रखे। तो ये आप मेरी बात समझिए, ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़िए, हो गया? ये सिर्फ एक बात समझाने के लिए थी। ये रिएक्शन हो गई, SN2 मैकेनिज्म कहते हैं। यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ये सब आप लोगों को पता चलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हालांकि लिखना हो तो लिख लीजिए, वहां पे देखिए ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। देखो ठीक, इंग्लिश मिलने चली है ये, मतलब ये आए इनके घर पे, भाभी जी घर पे देखा होगा, तो सोचो मेरी बात समझो। ये हमारे लट्टू भैया है, आगे विभूति हैं, घर में गेट खोला, विभूति ने गेट खोल दिया। अब ये कुछ होगा क्या यहाँ पे? नहीं होगा ना, भाभी जी खोलती तो कुछ बात थी। तो ओरिएंटेशन, क्या ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन और दूसरा कौन सा ओरिएंटेशन होता है? प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो भैया वो जो है पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ऑपोजिट चार्ज वगैरह की बात समझिए। छोटी सी बात है, बस ओरिएंटेशन को समझाना है, ठीक है? आगे बढ़ सकते हैं, चलो। तो ओरिएंटेशन और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में कुछ लिखना है? बस वही एक छोटी सी चीज समझानी थी, वो लिखने की भी जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। सिर्फ आपको ये चीज समझानी है कि रटने की जरूरत नहीं है। अब एक बात लिखी है कि पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, तो रिएक्टेंट है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, और क्या बना?
प्रोडक्ट बना। तो एटम रिक्वायर एनर्जी टू ओवरकम द रिपल्शन बिटवीन बी एंड AC, राइट। इसे वो क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। जल्दी से नोट करिए आगे, ये सब चीजें एग्जाम में नहीं आएंगी, एग्जाम में जो आएंगे अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, लिख लो, एटम रिक्वायर एनर्जी टू ओवरकम रिपल्शन बिटवीन B and AC that is called as potential energy barrier। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? लाइफ में सारे बच्चों को समझ आ रहा है? एनर्जी कम्स फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल। ये पोटेंशियल एनर्जी बैरियर की जो एनर्जी है वो कहां से आ रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल। द एनर्जी लिखो, एनर्जी कम्स फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स। डन। चलिए चलिए लिखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्टिवेटेड complex is called as transition state, and the transition state and the potential energy barrier are the same। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है। हाँ देखिए, kinetic energy of colliding particle is converted into the potential energy in an activated complex is transition state, and the transition state is potential energy barrier। आ रहा है बेटवा? अभी आ रहा है? गुड। कोई बात नहीं बेटा, पढ़ें। ठीक है, डन। ठीक है, हो गया। नोट कर, ये करके मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, या इसी ट्रांजिशन स्टेट के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। नोट करिए, ये डायग्राम बनाइए, ग्राफ बनाइए, और फिर मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा पड़ेगी, रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है जहां रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो, और रिएक्शन फिर भी यही होगी, और इस बैरियर को कहते हैं डेल्टा H। तो कोई भी रिएक्शन होने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, जरा यहां से यहां तक देखिए। इस वाली एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, और डेल्टा H इज इक्वल टू जो है आपकी कोलिजन एनर्जी हो रही है, इफेक्टिव कोलिजन। बात समझ में आ गई? अभी पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, डन। बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तुमने एक ही प्लेस पे बना लिया है, ये ऐसी बात नहीं है। तुम ये समझो कि ये बात हो गई, तुम थोड़ा सा गलत जा रहे हो। ये है रिएक्टेंट और यहाँ पर प्रोडक्ट है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में अंतर है। इस तरफ पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है, मतलब रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम है, और इस रिएक्शन के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ रहे हैं? ऐसे बराबर ना बना दीजिएगा। ठीक है,
तो अब बात आती है कि द कोलिजन विद द सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन विद द प्रॉपर ओरिएंटेशन, इफेक्टिव कोलिजन किसी भी बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए क्या क्या पॉसिबल है? द कोलिजन विद सफिशिएंट एनर्जी के साथ कोलिजन होना चाहिए, और जो कोलिजन है उसमें ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए. सो K बराबर PZE माइनस EA अपॉन RT. दिस EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी. बात समझ आ गई? जल्दी नोट करें. ऊपर की दो बातें तो आपने ऑलरेडी कई बार नोट करी है, आप सिर्फ ये फॉर्मूला नोट कर लें अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो लिखने में. डन? हो गया? सर वहाँ पे E माइनस ये अपॉन RT, ये अपॉन RT. आंसर सही बना दिया. चलिए लिखिए, यहाँ पर P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज द स्टीयरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर. क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टीयरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर. तो दिस रिएक्शन, दिस इक्वेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन. किस फॉर्म में लिखी हुई है? आर्हेनियस. तो आर्हेनियस के फॉर्म में अगर ये रिएक्शन लिखते हो, ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर की जगह हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आर्हेनियस इक्वेशन के कांस्टेंट की बात कर रहे हैं. ये देखिए ये A. तो K बराबर AE माइनस EA अपॉन RT हो जाएगा. ठीक है, K बराबर AE माइनस EA अपॉन RT. ठीक है, नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी पे न्यूमेरिकल्स बनेंगे. ठीक है, यस बेटा. आगे बढ़े. दिस इज आर्हेनियस कांस्टेंट. ओके, EA अपॉन RT. R क्या है यहाँ पर? रिडबर्ग कांस्टेंट. पढ़ा है कि नहीं? ये सब सुना है कि नहीं? रिडबर्ग साहब के बारे में सुना है? आप लोगों ने सुना होगा PV बराबर NRT. सुना है ना? तो वहां पे जो R है वही है रिडबर्ग कांस्टेंट. सुना है ना? 0.082 हो सकता है, 8.314 हो सकती है वैल्यू. अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैल्यू होगी. राइट? ठीक है. सो A इज इक्वल टू P डॉट Z. इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. ओके, इस ये दो कांस्टेंट को मिलाया तो एक नया कांस्टेंट बना. ठीक है, इसी को कहा आपने फ्रीक्वेंसी या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. ठीक है, आगे बढ़ जाओ. चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए. Which of the following affect the rate of reaction? Collision frequency, effective collision, both A and B. The right answer is C. ठीक है, चलिए अब इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू. समझ आया?